नमस्ते। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें कि बॉडीज कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके, एंड दे विल बी एक्सेलरेटिंग। ओके, जैसे एक क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। सो सी हियर, सपोज this is the question we are given with consider this is the question given to us, alright। मान लीजिए मासेस वगैरह, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास से फॉर एग्जांपल 4m है। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ all blocks and tensions in strings। So ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन हियर। तो क्या करेंगे हम, वील अज्यूम द एक्सेलरेशंस। तो चलिए मैंने मान लिया कि ये जो ब्लॉक है इट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट in this direction with say a1, this block accelerate in this direction with a2, it accelerate in this direction with a3। ओके, तो आप इक्वेशंस क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये आपको आता है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए 4m का। सो 4m के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक फोर्स कितना दिखेगा, 4mg। ऊपर आपको टेंशन दिखेगी, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ की टेंशन को t मान लेता हूँ और यहाँ की टेंशन को टी डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेंशन टी डैश दिखेगी। उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए साइड में 2m का। तो 2m के ऊपर कौन से फोर्स आएंगे आपके, 2mg, और ऊपर एक टेंशन आएगी t। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अपन m का, वहाँ पे फोर्स कितना आएगा आपका mg। ठीक है, और ऊपर टेंशन आएगी आपके पास t। इनके एक्सेलरेशंस क्या दिए हमने एज्यूम की हैं एक्सेलरेशंस, इसका a1। सो लेट अस कंसीडर दिस एक्सेलरेशंस आल्सो। तो ये आपका a1 है, ये एक्सेलरेशन a2 है, ये एक्सेलरेशन a3 है। सो दीज आर एक्सेलरेशंस वी हैव। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ आई कॉल दिस स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग 2। ओके, दिस इज स्ट्रिंग 2 एंड हियर इज स्ट्रिंग 1, सो दे विल ब्रेक। Yes, I agree. At least one of the blocks should go up. Okay? पर हमें नहीं पता कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में हमने क्या मान लिया कि सबके एक्सेलरेशन नीचे हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग वील गेट कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसी के साथ ही साथ ये जो पुली आप देख पा रहे हैं, लेट अस कॉल दिस एज पुली 1, आई कॉल इट पुली 1। तो इस पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या दिखेगा। सो हियर इज द पुली, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ टी डैश, नीचे की तरफ टी, और ये भी टी। अब क्या ये पुली भी एक्सेलरेट कर सकती है? सो माई आंसर इज यस, ये पुली भी एक्सेलरेट कर सकती है। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ए पी है। सी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी स्ट्रिंग है दिस इज स्ट्रिंग 2, और ये जो ब्लॉक 4m है, ये पुली 1 और ब्लॉक 4m आपस में कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग 2। यस, सो अगर ये 4m नीचे आएगा तो ये पुली ऊपर जाएगी। सो यू कैन चेक दैट दिस पुली कैन एक्सेलरेट। तो मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन AP है, बट यू नो पुली इज मासलेस, पुली इज मासलेस। आप आइडियल पुली मान के चलेंगे। सो अब कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट हो उस पर नेट फोर्स जीरो ही आना चाहिए, बिकॉज नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इवन पुली के पास एक्सेलरेशन भी है तो फिर भी मास तो जीरो है उसका, तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए, ज़ीरो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि नेट फोर्स ऑन पुली वो आपका हमेशा कितना आएगा, ज़ीरो। ओके, तो आप क्या लिखेंगे नेट फोर्स ऑन पुली, यू विल राइट टी डैश प्लस टी प्लस it will be t dash is equal to 2t. This will be the force.
मेक इट इक्वेशन 1। तो टी डैश की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल गई, 2t। यस, अब आप इक्वेशंस बनाना चालू कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे 4m के लिए इक्वेशन, 4mg माइनस दिस 2t इज इक्वल टू 4m a1, ये अपने लिए इक्वेशन 1। दूसरी 2m के लिए क्या बनेगी, 2mg माइनस t इक्वल टू 2m a2। वैसे ही आपकी इक्वेशन फॉर m क्या बनेगी, mg माइनस t is equal to ma3. This you know, force in direction of acceleration minus force opposite to direction of acceleration is equal to mass into acceleration, ये हमने सीखा है। Okay, now in this question you see हमारे पास unknowns कितने हैं, अब देखिए it's very important to count। तो हमारे पास unknowns हैं, number of unknowns if I write, तो आप देखिए कौन कौन है अननोन आपका। एक तो टी अननोन है, टी डैश अननोन है, a1 a2 a3, then you have ap। so how many unknowns I have 1 2 3 4 5 6, so I have total of 6 unknowns here, can count, yes। now how many equations I have, only 4 equations, yes। तो 4 equations and 6 unknowns, ये तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आपको अननोन्स भी इक्वेशंस भी उतनी ही बनानी पड़ेंगी जितने अननोन्स हैं। तो अब क्या करें, सो हियर अब सोचने वाली बात है कि दिस ब्लॉक 4m, यू कैन चेक दिस ब्लॉक 4m एंड दिस पुली p1, दे आर कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग 2, सो देयर मोशन आर कनेक्टेड, कैन यू चेक। सिमिलरली दिस ब्लॉक 2m and this block m, they are connected with string 1 and in a way they are connected to 4m also, because pulley is playing the intermediate role, pulley 1, yes। तो यही आज का हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है, हमने क्वेश्चन से ज़रूर स्टार्ट किया है। हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट द इक्वेशंस बेस्ड ऑन दिस कनेक्शंस इन मोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट समझा दूँ, यहाँ पे क्या कंक्लूजन है वो ये है, राइट द मोशन ऑफ 4m pulley 1 is connected, they are depending on each other by string 2 and motion of 2m pulley 1 and m are connected by string 1। so ये जो कनेक्शंस हैं इनके बेसिस पे हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को बुलाते हैं हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या बुलाते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि दिस, आप ऐसे सोच लें कि अगर ये स्ट्रिंग 2 नहीं होता, सपोज स्ट्रिंग 2 नहीं होता, तो ये 4m का ब्लॉक भी नीचे जा रहा होता, पुली 1 भी नीचे जा रही होती, बट ड्यू टू दिस स्ट्रिंग now they are constrained to move in opposite directions, 4m goes down, pulley will go up, pulley goes down, 4m will go up, so this is a constraint motion। और constraint किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रिंग की वजह से, तो इसे हम एक कैटेगरी में पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो देखिए, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर लौट के आएंगे। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है it is writing relations in displacements comma velocities comma accelerations of connected bodies connected by strings। तो इनको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। ओके, अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स लिखने के 2 बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है, और मैं आपको दोनों मेथड अभी बता रहा हूँ, बट उनमें से आप जो भी हमें इजी रहेगा हम यूज़ कर लिया करें। अब मेथड क्या है, मेथड सिंपल ये है, मेथड इज लेंथ ऑफ string remains constant, or you say does not change,
does not change during motion. During motion. So during motion, length of these strings does not change. Okay, so let me explain it to you with the help of our old example only. तो मैं इसे वापस ड्रॉ कर रहा हूँ और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अपन इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो हियर आई हैव दिस सिस्टम। So here there is a block 4M, then this pulley 2M and M, ठीक है। अब इनके एक्सेलरेशंस जो आपने एज्यूम किए हैं वो अपन एज्यूम कर लेंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। सो हमने इसका एक्सेलरेशन A1 एज्यूम किया है, इसका एक्सेलरेशन A2 एज्यूम किया है, इसका एक्सेलरेशन A3 एज्यूम किया है। ऑलराइट, वेल, अब आप यहाँ पे कुछ बातें समझिए, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ से लेके आप ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ योर वन स्ट्रिंग, यस दिस इज़ वन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2, और यहाँ से लेके ये दूसरी स्ट्रिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ योर स्ट्रिंग 1, यस। सो दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स इन आवर सिस्टम वी हैव। सो ये आपकी स्ट्रिंग 1 है, ठीक है, और ये आपकी स्ट्रिंग 2 है। तो अब जब ये बॉडीज मूव करेंगी, कौन सी बॉडीज, लाइक दिस पुली, दिस ब्लॉक, व्हेन दे मूव देन यू कैन से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 विल नॉट चेंज, यस। वैसे ही जब ये 2M और M मूव करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 विल नॉट चेंज एंड दिस विल रिलेट देयर एक्सेलरेशंस एंड वेलोसिटीज। तो समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटीज भी अज्यूम कर लेते हैं अपन, V1, और ये दूसरी बॉडी की वेलोसिटी V2 और इसकी वेलोसिटी V3, ठीक है। इस पुली का भी एक्सेलरेशन मैंने AP एज्यूम कर लिया, वेलोसिटी VP एज्यूम कर ली, ठीक है। सो यू रिमेन कनेक्टेड विद दिस, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब मेथड 1 की बात कर रहा हूँ मैं, मेथड 1 ऑफ राइटिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। वो क्या है मेथड 1? बहुत सिंपल सा है। स्टेप 1 इज express length of individual strings in terms of positions of moving bodies. तो लेट अस एग्जीक्यूट द फर्स्ट स्टेप, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि हम कैसे ये लेंथ्स वगैरह यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। सो आई एम कंसीडरिंग दीज सेगमेंट्स लेंथ्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू को मैं L1 ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे L2 ट्रीट कर रहा हूँ, ऑलराइट। इस सेगमेंट को मैं L3 ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसे मैं L4 ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये L1, L2, L3, L4 मैंने कहाँ से ले लिया? रेस्पेक्टिव सेंटर्स ऑफ पुलिस से। एक रेफरेंस पॉइंट लेना है अपने को, वहाँ से डिस्टेंसेस ले लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इन पोजीशंस, मूविंग बॉडीज कौन कौन सी है? 4M है, पुली है, दिस पुली आई कॉल इट पुली 1, देन 2M है, M है, दीज आर मूविंग बॉडीज। तो इनकी पोजीशंस अपने को लिखनी है, ठीक है। देखिए किसके टर्म्स में लिखेंगे अपन, टोटल लेंथ ऑफ दीज स्ट्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ दीज पोजीशंस। सो सी हाउ वी राइट। स्ट्रिंग 2 की बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग 2 के लिए लिख रहा हूँ। तो स्ट्रिंग 2 के लिए L1 इस साइड की लेंथ हो गई, आप देखिए L1 इधर की लेंथ हो गई, L2 इधर की लेंथ हो गई। तो मैं लिखने वाला हूँ L1 प्लस L2 प्लस एक कांस्टेंट पार्ट भी है यहाँ पे, जिसे आप, मैंने 4 तक ले लिया, इसे आप L5 मान लीजिए, ठीक है। जिसे मैं L5, ये आपकी आ रही है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, लेट इट बी कैपिटल L1। स्ट्रिंग 1 के लिए क्या लिखोगे आप, सॉरी इट इज स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 के लिए क्या लिखोगे आप? स्ट्रिंग 1 के लिए आप देखिए L3 लिखोगे आप, यस, आप L4 लिखोगे, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की एक और ये लेंथ है, इसे आप L6 एज्यूम कर लें। सो दिस इज L6, इट इज इक्वल टू L2, सॉरी L1,
तो यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई. व्हाट वी डिड इज वी एक्सप्रेस लेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस ऑफ मूविंग बॉडीज. यस, 4m की पोजीशन L1 थी, पुली 1 की पोजीशन L2 थी, 2m की पोजीशन L3 थी एंड m की पोजीशन L4 थी. सो वी रोट इट. यस, देन व्हाट नेक्स्ट? स्टेप 2. स्टेप 2 इज differentiate both sides with respect to time. अब इसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है. देखिए, तो स्ट्रिंग 2 के लिए पहले मैं आपको करके बता रहा हूँ. सो आई विल बी राइटिंग डी बाई डी टी ऑफ L1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ L2 प्लस डी बाई डी टी ऑफ L5 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ L2, कैपिटल L2. अभी हर बार डी बाई डी टी लिखने की बजाय हम ये टेक्निक फॉलो किया करेंगे कि हम डॉट लगा दिया करेंगे. सो L1 डॉट प्लस L2 डॉट प्लस L5 डॉट. इसका मतलब क्या है? वी आर टेकिंग डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू L2 डॉट. एक डॉट लगा दिया मतलब पहला डिफ्रेंसिएशन. अब आप ध्यान से सोचना है, आपको बहुत ध्यान से सोचना है. सो जस्ट थिंक अबाउट L1 जो सेगमेंट आप देख रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं. तो आप डायग्राम में ही देखिए, है ना, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ. ये मेरी L1 सेगमेंट है. यहाँ पे L1 एक फिक्स्ड पुली के साथ अटैच्ड है. ऊपर यहाँ पे दिस पुली इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ फिक्स्ड. यस, सो दिस इज़ फिक्स्ड पॉइंट. नाउ यहाँ पे इट इज़ अटैच्ड टू द ब्लॉक. विच ब्लॉक? द 4m ब्लॉक. तो फिर इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v1. इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? a1. उसी तरीके से आप L2 समझिए. L2 यहाँ पे पुली कनेक्टेड है जिसकी वेलोसिटी vp है, एक्सेलरेशन ap है, और ये हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फिक्स्ड. इस पुली पे ये फिक्स्ड है. सो दिस इज L1 L2. यू गॉट L5 तो फिक्स पार्ट ही है. L5 तो चेंज ही नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द मोशन. यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं दिस इज L5, इट इज़ नॉट चेंजिंग. यस, सो L5 is anyway not changing. This is my L5 which is fixed only. तो अब L1 के चेंज होने की रेट कितनी है वो आप समझिए. What is rate of change of L1? I call it L1 dot. तो देखिए V1 जो है वो L1 को बढ़ा रहा है. अगर ये वाला जो पॉइंट है, this point I am highlighting, if it goes down then this position L1 will increase. आप देखिए 4m अगर नीचे आएगा तो ये L1 बढ़ता जाएगा. So L1 dot यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ L1 कितनी आ जाएगी आपके पास? V1. सिमिलरली L2 डॉट ये कितनी आ जाएगी आपके पास? Vp. और L5 डॉट इट इज़ नॉट मूविंग सो इट इज़ 0. एंड व्हाट अबाउट L2, कैपिटल L2 डॉट? वो तो 0 ही आएगा. टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. लॉजिक ही यही है. ठीक है, तो अपने पास क्या मिल गया अपने को? दूसरा डिफरेंशिएशन भी समझ लीजिए. अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 और L2 डबल डॉट इट विल बी एक्सेलरेशन ap. तो वेल, so let us proceed further. So what I am getting here is I am getting L1 डॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस V1. L2 डॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस Vp. L5 डॉट की जगह पे 0 और L2 डॉट, कैपिटल L2 डॉट की जगह पे 0. तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है कि V1 प्लस Vp इक्वल टू 0. सिमिलरली आई कैन राइट फॉर एक्सेलरेशन A1 प्लस AP इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप बड़े आसानी से एक चीज़ तो समझ पा रहे हैं कि आपकी जो Vp है वो किसके इक्वल है? माइनस V1 के. आपका जो AP है वो किसके इक्वल है? माइनस A1 के. एंड ऐसा होना भी चाहिए. आप सोचिए, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर ये 4m ब्लॉक किसी वेलोसिटी से नीचे आएगा तो उतनी वेलोसिटी से ये पुली ऊपर जाएगी. 4m अगर नीचे एक्सेलरेट करेगा तो पुली ऊपर एक्सेलरेट करेगी. तो यही हमारे पास एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आ गई है. फ्रॉम विच स्ट्रिंग वी राइट इट? स्ट्रिंग 2. ठीक है, यही स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ स्ट्रिंग 1 के लिए भी. सो फॉर नाउ यू ट्रीट इट सम इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए कंस्ट्रेंट के हिसाब से. ओके, अच्छी बात. अब स्ट्रिंग 1 के लिए यही मेथड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड. फॉर स्ट्रिंग 1 इफ आई राइट, सो व्हाट विल आई गेट? डी बाई डी टी ऑफ, आप देख लीजिए रिलेशन यहाँ पे L3 L4 L6 है. सो डी बाई डी टी ना लिखूँ चलेगा, डॉट लगा दे रहा हूँ डायरेक्ट. तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा L3 डॉट प्लस L4 डॉट प्लस L6 डॉट इज इक्वल टू L1 डॉट.
अब आप इनके वैल्यू समझ लीजिए। आप डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं इनका, L3 डबल डॉट प्लस L4 डबल डॉट प्लस L6 डबल डॉट is equal to L1 double dot. Now you focus on these segments length like L2, L3 and L4 and L6. So let's move back to the diagram which we have here. So here you can check one thing कि जो L3 है, आप L3 ध्यान से सोचिए, L3 का ये वाला जो एंड है वो 2m से कनेक्टेड है, दिस एंड इज कनेक्टेड टू पुली 1. सो ये जो अपर एंड है जहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस अपर एंड, दिस इज गोइंग डाउन विथ हाउ मच वेलोसिटी Vp, with how much acceleration Ap. However, this end it is going down with V2 and A2. So let's draw those things there. Okay, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि ये जो अपर एंड है L3 का वो नीचे आ रहा है कितनी वेलोसिटी Vp से, नीचे आ रहा है कितने एक्सेलरेशन Ap से, और ये नीचे जा रहा है कितनी वेलोसिटी V2 से और एक्सेलरेशन A2 से. सेम वे ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी Vp से नीचे आ रहा है, Ap से नीचे आ रहा है, और ये V3 और A3. जहाँ तक इसका सवाल है तो दिस एंड इज गोइंग डाउन विद Vp ऑन बोथ साइड, Ap ऑन बोथ साइड. यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डॉट वैल्यू. सो L3 डॉट, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फुल फोकस आई वांट हियर. तो L3 डॉट, इसमें दोनों आएंगे आपके Vp एंड V2 दोनों आएंगे. अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ जाता है तो L3 इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा. ये एंड नीचे आता है तो L3 डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा. सो जो डिक्रीज कर रहा है उसे माइनस के साथ, वो इंक्रीज करा रहा है उसे प्लस के साथ. तो L3 को इंक्रीज करा रहा है V2 और डिक्रीज करा रहा है Vp, इसलिए Vp के आगे क्या लगा दिया? माइनस. डबल डॉट, सेम स्टाइल, A2 minus AP. Same way here you have L4 dot V3 इंक्रीज करा रहा है तो पॉजिटिव, Vp डिक्रीज करा रहा है तो नेगेटिव. L4 डबल डॉट आपको A3 इंक्रीज करा रहा है, AP डिक्रीज करा रहा है, सो माइनस. नाउ हियर L6 डॉट, एज यू कैन चेक कि इधर L6 इंक्रीज नहीं होने वाला है इनकी वजह से, ये these will just go down with the same velocities. तो L6 डॉट 0 आएगा, L6 डबल डॉट भी 0 आएगा. तो आप ये नंबर्स यहाँ पुट कर दें इक्वेशन में तो आपको क्या मिल जाएगा? L3 डॉट की जगह पे V2 माइनस Vp प्लस दिस L4 की जगह पे V3 माइनस Vp, L6 की जगह पे 0 इक्वल टू 0. ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल L1 भी चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? V2 प्लस V3 माइनस 2Vp इक्वल टू 0. मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे कि आपकी जो Vp है वो V2 प्लस V3 बाई 2 के इक्वल है. मैं चाहूँगा कि आप इसे याद भी रखें. ये किस सिचुएशन में आपको मिला है कि आपके पास एक पुली है ना, पुली नीचे आ रही है Vp से और उससे कनेक्टेड जो ब्लॉक्स हैं पुली से, वो ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंगली V2 एंड V3 से नीचे आ रहे हैं. तो कभी ऐसी सिचुएशन मिल जाए आपको तो ये फार्मूला याद रखें. सेम स्टाइल में आप एक्सेलरेशंस के लिए लिख सकते हैं फार्मूला डबल डॉट में पुट करके. तो एक्सेलरेशन के लिए क्या बन जाएगा आपके पास? A2 माइनस AP प्लस A3 माइनस AP प्लस 0 इक्वल टू 0. सो हियर also you can write this. So I want you to remember these two results with this diagram. Okay, so I'll return back to it. So here मैंने एक इक्वेशन बनाई थी आपके लिए, इक्वेशन 1 from the constraint of string 2, और मैं इक्वेशन 2 बना रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेशन 2 बना रहा हूँ. ठीक है, दिस आई एम मेकिंग इक्वेशन 2. तो आप देखिए बाय 1 एंड 2. तो मैं आपको याद दिला दूँ, 1 थी एक्सेलरेशन के टर्म में आपकी थी AP इज़ माइनस A1 और 2 तो आपके सामने है. सो पुट दिस, तो व्हाट यू गेट? माइनस A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 बाय 2. तो आपको क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ 2A1 इक्वल टू A2 प्लस A3. सो बेसिकली व्हाट यू आर हैविंग दिस एज A2 प्लस A3 प्लस 2A1 इक्वल टू
0. So this is the constraint you needed for your question. So I return back to the old question here. So my original question from where I started, so how many equations I was having? I was having 4 equations over here. Yes, out of which मैं 1 को ऑलरेडी यूज़ कर लिया हूँ, ठीक है, और मुझे टोटल 6 इक्वेशंस की ज़रूरत थी, जिसमें मैं, आप देखिए, 2 कंस्ट्रेंट आई हैं, ए पी भी मुझे मिल गया है और A1 A2 A3 भी रिलेट हो गए हैं, ठीक है. तो अब मैं इन इक्वेशंस को वहाँ नीचे लिख लेता हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई एम जस्ट लेटिंग देम. चलिए अपन इनको नीचे ले चलते हैं. यस, सो हियर आई हैव दीज इक्वेशंस फ्रॉम माय क्वेश्चन, एंड एक जो इक्वेशन की मुझे ज़रूरत है, इसे मैं 5 बना देता हूँ, ठीक है, वो मुझे यहाँ से मिल गई है. आई अगेन राइट इट दिस इक्वेशन हियर, A2 + A3 + 2A1 = 0. दिस इज़ लाइक इक्वेशन 5. तो अब मैं क्या करूँगा, now I will do one thing. See, we have 6 equations, so don't think कि एक इक्वेशन कम है. हमारे पास ये भी एक इक्वेशन का काम कर रहा है यहाँ पे. this is one of the equations which we have already used. Okay, so now we are done. अब आप क्या करिए, आप A1 को यहाँ से फाइंड कर लीजिए. तो A1 आपके पास कितना निकल के आएगा, G आप 4m से डिवाइड कर रहे हैं, T / 2m. A2 यहाँ से निकाल लीजिए, वो कितना आएगा, 2m से डिवाइड करिए, G T / 2m. A3 यहाँ से निकाल लीजिए, वो कितना आएगा, G T / m. Now put this A1 A2 A3 in this equation. So what you get G minus T / 2m plus G minus T / m plus twice of G minus T / 2m is equal to 0. तो आप देखिए, G और ये 2G हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, 4G माइनस T / 2m माइनस T / m माइनस 2T / 2m equal to 0. 2 cancels out. So what you are having here is 4G is equal to, उस साइड ले चलते हैं इसे, तो ये मेरे पास T / 2m पॉजिटिव आ गया प्लस 2T / m. Take the LCM, so you get 4G is equal to T / m out. After taking LCM, I am having 4/2. So what is, I am getting this as 5T / 2m. So जो आंसर मुझे मिल रहा है बच्चों यहाँ पे टेंशन का, वो मिल रहा है 8 mg/5. अब मुझे अगर टेंशन पता चल गई, दिस इज़ वन ऑफ माई आंसर्स, तो T डैश इज़ वॉट, 2T, आपको याद है, तो ये आएगी 16 mg/5. ये मेरा दूसरा आंसर आ गया क्वेश्चन का, ठीक है. तीसरा आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक एक्सेलरेशन A1, वो कितना आ जाएगा, G minus 1/2m इंटू T, उसमें पुट कर रहा हूँ मैं, विच इज़ 8 mg/5. तो m से m कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो A1 आ रहा है मेरे पास G/5. ये भी मेरा एक आंसर हो गया. उसी स्टाइल में मैं A2 निकाल सकता हूँ. A2 भी मेरे पास G/5 ही आएगा. कैन चेक द एक्सप्रेशन, इट इज़ सिमिलर. एंड A3 डिफरेंट आएगा, जिसे अपन निकाल लेते हैं, G minus T / m. इट इज़ so G minus 1/m इंटू T इज़ 8 mg/5. m से m कैंसिल, तो आप देखिए A3 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, इट इज़ माइनस ऑफ 3g/5. माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट्स दैट इट इज़ अपवर्ड. तो अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया है, मतलब मैंने जिस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, एक्चुअल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, ठीक है. तो व्हाट इज़ द आंसर आई गॉट फाइनली, मैं ड्राइंग बना के आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ. सो दिस इज़ द आंसर आई गॉट फाइनली. द ब्लॉक विथ 4m, ये आपका नीचे एक्सेलरेट कर रहा है कितनी वैल्यू से, G/5 से. दिस इज़ द पुली. This is the block 2m. This is also accelerating downward with G/5. This is block M. It is accelerating upward with 3g/5. And the tensions respectively, here is T, here is T dash. And this pulley is accelerating upward with G/5. So these are your answers basically of this question. अब इसमें आप ये समझ लीजिए
ओके, कि कंस्ट्रेंट का क्या रोल रहा और कंस्ट्रेंट हमने कैसे लिखी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास 4 इक्वेशन ऑलरेडी थी। जब मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आई, दिस न्यू इक्वेशन, और ये इक्वेशन मैं कहाँ से लिख पाया, कंस्ट्रेंट से, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो ऐसे ही टोल्ड यू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता क्या है। आई रिटर्न बैक टू द कंस्ट्रेंट पार्ट जो आज हमने नया सीखा है। एफ इक्वल टू एम है तो हमें वैसे भी आता था, तो कंस्ट्रेंट आप यहाँ से स्टार्ट किया है हमने। तो आप देखिए व्हाट इज कंस्ट्रेंट। बेसिकली कंस्ट्रेंट इज सिंपली राइटिंग रिलेशंस इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। सो यही तो किया हमने कंस्ट्रेंट में कि 4m, पुली, 2m, m, इनकी वेलोसिटीज, इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाला। स्टेप्स वापस से आप देख लीजिए क्या करेंगे कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए। एक्सप्रेस लेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडीज। यानी आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ये सब कंसीडर किया है। आप L5, L6 ना भी लें तो भी चलेगा क्योंकि वो पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, नाउ एक्सप्रेस द इंडिविजुअल लेंथ्स, लाइक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने L1 और L2 की हेल्प से एक्सप्रेस कर ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने L3 और L4 की हेल्प से एक्सप्रेस कर ली। फिर मैंने उनको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उनका डिफ्रेंशिएशन 0 आ गया, और जो चेंज हो रही हैं उनकी रेट ऑफ चेंज हमने पुट कर दी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है तो आप पॉजिटिव के साथ लिखिए, डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव के साथ। जैसे स्ट्रिंग 1 के केस में Vp डिक्रीज कर रहा था तो निगेटिव के साथ आया, V2 इंक्रीज कर रहा था तो पॉजिटिव के साथ। लिख दीजिए, आपका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि आप ये रिजल्ट याद रखें, है ना, अलग से, कि अगर एक पुली है और 2 ब्लॉक्स हैं तो पुली की वेलोसिटी और ब्लॉक्स की वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन में भी ये रिलेशन होता है। तो आपको स्ट्रिंग में ये रिलेशन याद रखना है। बाकी फिर हम वापस क्वेश्चन पे लौट गए। हमें यहाँ से ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मिल गई थी, बाकी इक्वेशंस हमारे पास थी। तो अब मेरे पास 5 अननोन हैं, लाइक A1, A2, A3, 3 अननोन ये हैं, और चौथा अननोन, सॉरी 4 अननोन हो गए थे, T है, क्योंकि AP एंड T' हमने एलिमिनेट कर लिया था। तो अब 4 डिस्टिंक्ट इक्वेशन है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, इनकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी नहीं है। हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है, वी हैव लर्न हाउ टू राइट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, वेल चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ कंस्ट्रेंट ही लिखना सिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या, ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। यू आर सपोज टू फाइंड दिस। इस एंड को पुल किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या लिंक करा रहा है वो आपको। एक एंड की वेलोसिटी दी गई है, दूसरे एंड की वेलोसिटी पूछ रहा है, और सारी बॉडीज किसके हेल्प से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग एंड पुलिस। सो इट्स ए परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आपको कोई F इक्वल टू एम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने आपको कंस्ट्रेंट लिखना सिखाया है, चलिए यूज़ करते हैं उस टेक्निक को हम यहाँ पे। ओके, सो दैट टेक्निक टेल्स कि आप ये डिस्टेंसेस सबसे पहले अज्यूम करें। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने L1 अज्यूम कर ली यहाँ तक। ओके, दिस इज ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने L2 अज्यूम कर ली, ये L3, ये L4, ये L5। ठीक है, नाउ दिस सेगमेंट्स लेंथ्स आर नॉट चेंजिंग, दे आर नॉट चेंजिंग। वैसे दे आर नॉट चेंजिंग, तो जो चेंज नहीं हो रहे हैं हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, वेल अब अपन क्या करेंगे, कैन यू जस्ट चेक, इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग वी हैव। एक ही स्ट्रिंग है जो यहाँ से ऑल द वे इज गोइंग लाइक दिस। तो इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो इस टोटल लेंथ को मैं L1, L2, L3, L4, L5 इन सब के टर्म्स में एक्सप्रेस करूँगा। सो कैन आई राइट हियर this L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 is equal to L, which is a constant। ठीक है, हाँ, ऊपर की ये कुछ पोर्शंस मैंने छोड़ दिए हैं जो पुली के ऊपर हैं। डेफिनेटली ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी लेंथ में, बट दीज आर नॉट चेंजिंग। तो जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लाइक L1 डॉट, L2 डॉट, L3 डॉट, L4 डॉट, L5 डॉट इज इक्वल टू 0। इट्स ए स्ट्रिंग कंस्टेंट वी आर यूजिंग। ठीक है, अब देखिए कैसे,
अब L1 डॉट को आप क्या लिखोगे, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो इसके लिए मैं L1 को अलग से निकाल ले रहा हूँ टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ माई L1 हियर। ये पार्ट फिक्स है ऊपर का, नीचे का पार्ट कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं L1 डॉट की जगह पे +10 लिखूंगा। अब देखिए L1 को इंक्रीज कर रहा है ये 10। अच्छा, L2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, L2 का जो अपर पार्ट है वो फिक्स है, लोअर पार्ट एक मूविंग पुली से कनेक्टेड है। तो लोअर पार्ट इस पुली से कनेक्टेड है, ये पुली डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। तो इस पुली का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली ब्लॉक के इक्वली होगा। सो दैट वे आई कैन से दिस एंड इज गोइंग विद V। सो मेरा जो L2 डॉट है उसे मैं -V लिखूंगा। देखिए V कम कर रहा है इसलिए -V लिख रहा हूँ। L3 की बात कर लेते हैं। ये एंड फिक्स है L3 का, ये एंड मूविंग पुली से कनेक्टेड है जो कि V से ऊपर जा रही होगी। आप ये मान सकते हैं कि ये पुली भी V से ऊपर जाएगी, ये पुली भी V से ऊपर जाएगी। वैसे ही आपका जो L3 डॉट है वो भी कितना आ गया, -V। आप L4 समझ लीजिए, अपर एंड फिक्स है, लोअर एंड V से ऊपर जा रहा है। सो L4 डॉट है वो भी -V आ गया। L5 का जो अपर एंड वो फिक्स है, लोअर एंड V से ऊपर जा रहा है। सो जो मेरा L5 डॉट है वो भी -V आ गया। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जा रहा है, मेरा इक्वेशन 10 -V -V equal to 0. So I have 4 such numbers, 1 2 3 4. So I got 4V is equal to 10. So V comes out to be 2.5 meter per seconds. So well, this is my answer. So I hope आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रिंग कंस्टेंट इतना भी टफ नहीं है जितना वो आपको देखने में लगता है स्टार्टिंग में। एंड बिलीव मी, लोग गलतियाँ करते हैं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिनमें बहुत सारी पुली और ब्लॉक होते हैं, बट दे आर रियली ईजी क्वेश्चंस। ओके, वेल लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कंसिडर कर रहा हूँ। लेट अस टेक ए ब्लॉक, okay, connected with a string here and it is being pulled. ये एक पुली है और यहाँ पे नीचे पुल किया जा रहा है और ये वेलोसिटी है पुल करने की 20 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक काफ़ी हैवी है, इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। एट सर्टन इंस्टेंट दिस एंगल इज 37 degrees. Okay, so this is a very heavy block. You can take it as of 20 kilograms. Okay, so my question is find velocity of the block at shown instant. This is my question. कैसे सॉल्व करें, देखो वापस से आप स्ट्रिंग के एक एंड को पुल कर रहे हैं नीचे, तो दूसरा एंड कैसे मूव कर रहा होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। अब ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, block is constrained to move in this direction. So this is the velocity of the block. Okay, let it be V. अब क्या करेंगे, we'll assume as usual this segment length as L1 and this segment length as L2. अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो आपकी L1 प्लस L2 है वो एक कांस्टेंट है, टोटल लेंथ इज नॉट चेंजिंग। आपको वेलोसिटी चाहिए तो फर्स्ट डॉट से ही काम चल जाएगा, L2 डॉट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आप सोचिए व्हाट इज़ L1 डॉट, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप सोचिए ये आपके लिए L1 है, ये एंड फिक्स है, ये एंड ब्लॉक के साथ जा रहा है, इधर कितनी वेलोसिटी V से, एंगल कितना है 37। तो अब ये जो L1 को चेंज करने में V का रोल है या V के कंपोनेंट का रोल आएगा, तो V के कंपोनेंट का रोल आएगा। तो V का अदर कंपोनेंट कितना बनेगा, V cos 37। इधर परपेंडिकुलर टू लेंथ कितना बनेगा, V sin 37। तो आप देख लीजिए कि ये एंड फिक्स है, और अगर सिर्फ वेलोसिटी V sin 37 ही रहती तब तो ये एक सर्कल में रहता, L1 चेंज ही नहीं होती कभी। तो L1 को चेंज कौन कर रहा है, V cos 37। सो रिमेंबर, सो यहाँ पे जो L1 डॉट है उसकी वैल्यू माइनस ऑफ V cos 37 रहेगी। माइनस इसीलिए क्योंकि ये डिक्रीज करा रहा है L1 को। सो इट इज़ माइनस ऑफ 4V/5, यू नो cos 37। एंड व्हाट इज़ L2 डॉट, सो L2 डॉट भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ये आपकी L2 लेंथ है, ये आपका फिक्स पार्ट है, पुली इज नॉट मूविंग, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज़ ईजी टू राइट। सो L2 डॉट इज इक्वल टू +20। आपको L1 डॉट समझ गया होगा आई होप। तो अगर वेलोसिटी एंगल बना रही है स्ट्रिंग के साथ तो आपको रिजॉल्व करना है। ओके, सो अब आपको क्या मिल जाएगा, L1 डॉट इज व्हाट, माइनस ऑफ 4B/5
प्लस 20 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है 4v/5 इक्वल्स टू 20। 4 से 5 बार कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका जो v आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। इजंट इट ईजी? अब आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज ए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो हमारा जो ओल्ड क्वेश्चन था विच वी सॉल्व जस्ट नाउ, उस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना था, F=ma की इक्वेशंस बनानी थी, यस, और एक इक्वेशन आपको कहाँ से लिख देनी थी, कंस्ट्रेंट मोशन से। ठीक है, तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट लिखना समझ में आ रहा है। ओके वेल, तो मैं आपको कंस्ट्रेंट लिखने का एक और मेथड सिखाता हूँ, दैट इज इवन ईजियर दैन दिस वन। So here let us learn method 2 of writing string constraint. Writing string constraint. Okay, and what is method 2 of writing a string constraint? It works on this principle: total work done by internal tension on a system is 0। अब ये सुनने में बड़ा हाई फाई सा स्टेटमेंट लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विथ वर्क डन एज इफ नाउ। तो इसका जो प्रूफ है, स्टेटमेंट का जो प्रूफ है, वो अपन पढ़ रहे होंगे इन द चैप्टर कॉल्ड वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो आगे आएगा। ठीक है, तो वहाँ से ये स्टेटमेंट बोरो किया गया है, पर ये आइडिया हमें यूज़ करना है कि टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन ऑन ए सिस्टम इज 0। अब इस मेथड का नाम जो है, इस मेथड को बुलाते हैं अपन वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड इज वर्चुअल वर्क मेथड। अब आपको समझा दूँ वर्क निकालते कैसे हैं। वेक्टर के टाइम पे मैंने आपको सिखाया था, कोई भी फोर्स है उसका ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा बना रहे हैं, सो यू राइट वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू F.S, और क्या लिख सकते हैं इसे अपन, Fs cos थीटा। और आपको मैंने ये भी सिखाया था कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्यूट है, ठीक है, यानी थीटा अगर एक्यूट है तो जो वर्क है वो पॉजिटिव आता है, थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली थीटा अगर 90 डिग्री है तो आपका जो वर्क है वो 0 आता है। सो दैट यू शुड बी नोइंग। ओके, तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है? वर्चुअल वर्क मेथड बोलता है टोटल वर्क यानी समेशन ऑफ ऑल वर्क। सो यू विल राइट टोटल वर्क T.S ऑन सिस्टम इक्वल टू 0। इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो बन जाएगा ये T.V, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएट कर दें तो बन जाएगा T.A इक्वल टू 0। सो दिस इज द वर्चुअल वर्क मेथड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखने में अजीब सी लग रही है, बट यस जब अपन यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। देखिए, तो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ उन तीनों सिचुएशंस में जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन ओनली। सी, तो आज का जो लेक्चर है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फ्रॉम दिस क्वेश्चन। यस, तो उसकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन मैं लिख के बता रहा हूँ। F=ma तो आपको आती है, कैसे लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सेलरेशन, that you know. So this was our first question. We took 2m and here m. मैंने इनके एक्सेलरेशंस अज्यूम किए थे in this direction, namely a1, a2 and a3. Yes, और मैंने इसका भी एक्सेलरेशन लिया था, पुली का एक्सेलरेशन AP, हालांकि जो बाद में मैंने रिमूव कर दिया था, मुझे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन रिलेट करने हैं। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू, मैंने अज्यूम किया था यहाँ की टेंशन T, और आपको याद दिला दूँ पुली के फ्री बॉडी डायग्राम से ये टेंशन 2T आई थी। आप ये लिखना ही सीख ही जाएं कि जो भी पुली है उस पर नेट फोर्स 0 आना है, तो ये T नीचे खींच रहा है तो 2T ऊपर आना चाहिए, तो फिर इधर भी टेंशन T' ही है। तो बता सकते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, यू विल हैव 2T'। Yes, you will have tension here 2T'.
ठीक है, सो यू गॉट दिस थिंग वेरी वेल। टी डैश इज 2t आपको समझ में आ गया क्योंकि पुली 1 पे नेट फोर्स 0 आएगा। अब अपन स्ट्रिंग कंस्टेंट लिखते हैं, मतलब A1 A2 A3 रिलेट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये ब्लॉक है 4m, इस पर टेंशन ऊपर लग रही है, कितनी लग रही है 2t, और इसका एक्सेलरेशन नीचे है कितना A1। मेरे पास ब्लॉक है 2m, इस पर टेंशन कहाँ लग रही है, टेंशन इन स्ट्रिंग पुल कर सकती है हमेशा, यू नो इट, एक्सेलरेशन A2, फिर ये m, इस पर टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन A3। अच्छा बताओ, मुझे करना है सिग्मा ऑफ टी डॉट ए ज़ीरो करना है, यानी समेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसे ज़ीरो करना है। तो व्हाट इज टी डॉट ए फॉर दिस 4m? इट इज़ बेसिकली माइनस ऑफ 2t A1। वाई माइनस? बिकॉज एंगल बिटवीन 2t एंड A1 इज़ 180 डिग्री, है ना। तो cos 180 माइनस 1 आ गया, डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, प्लस इसके लिए क्या आएगा आपका माइनस ऑफ TA2 दूसरे ब्लॉक के लिए, प्लस माइनस ऑफ TA3 इक्वल टू 0। आपको ये समझ आ गया टेंशन 2t कैसे हो गई, क्योंकि इस पुली पर नेट फोर्स नीचे एक t लग रहा था, फिर इधर t लग रहा था, इधर t डैश लग रहा था, t डैश मस्ट बी इक्वल टू 2t, नेट फोर्स इक्वल टू 0, पुली इज मासलेस। सो अब यहाँ पे देखिए, आप माइनस उधर भेज दीजिए, t कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलता है 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। नाउ एज t इज़ नॉट इक्वल टू 0, टेंशन तो है ही वहाँ पे, सो इट एम्प्लाइज कि 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। Isn't it the same equation we got there by method 1? याद करिए, this is how easy to use this method. Okay, let me take the second question which we took just। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, मैं सिर्फ कंस्टेंट लिखना सिखा रहा हूँ आपको इसमें, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यस। तो इसमें भी आप देखिएगा कि हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट फर्स्ट मेथड से मैंने आपको करके बताया था, ये सेकंड मेथड से अपन कर रहे हैं। देखिए कैसे, इसकी वेलोसिटी मैंने यहाँ v मान ली, आप मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन t है, टेंशन एज्यूम करना पड़ेगा। अब एज स्ट्रिंग इज सेम फ्रॉम हियर टू हियर, यू कैन चेक स्ट्रिंग थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, और एक सेम स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम रहता है, तो फिर मैंने थ्रू आउट टेंशन आपका यहाँ पे t एज्यूम कर लिया, यस। सो ओके, अब आप बताइए मुझे इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन, तो आप देख पा रहे हैं टी ऊपर पुल करेगा, तो फिर नीचे की स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी 2t, सेम वे यहाँ पे भी 2t होगी। तो एक मूविंग एंड आपका ये दिख रहा है और एक मूविंग एंड ये ब्लॉक है, तो आप देखिए इस एंड पे क्या हो रहा है, टेंशन लग रही है ऊपर और ये मूव कर रहा है नीचे, और जो प्लेटफॉर्म है उस पर 2t टेंशन यहाँ लग रही है, 2t टेंशन यहाँ लग रही है, और ये ऊपर ही जा रहा है। तो TV का प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस ऑफ 10t आएगा, और यहाँ पे TV का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा प्लस ऑफ 4TV इक्वल टू 0। तो फिर आपको ये कितना मिलेगा, यहाँ पे t आप कॉमन ले लीजिए, माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 4v इक्वल टू 0, t नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा आपको कि 4v इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 10/4, यानी कि v मिल जाएगा आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो इजंट इट ईजी टू यूज दिस मैथड इन राइटिंग कंस्ट्रेंट? वेल, चलिए मैं आपको तीसरा क्वेश्चन जो आज मैंने लिया था वो भी इस मेथड से आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉक था, है ना, और ये स्ट्रिंग, देयर वाज ए पुली एंड वी वर पुलिंग इट एट 20 मीटर पर सेकेंड हियर, एंड दिस एंगल वाज 37। हमें फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यही था क्वेश्चन। तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v है, तो मेरा एक मूविंग एंड ये रहा, दूसरा मूविंग एंड ये रहा, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन सेम रहेगी। तो आप ब्लॉक के लिए देखें तो ब्लॉक के लिए टेंशन यहाँ पे लग रही है और ये इसकी वेलोसिटी है, एंगल है 37, और यहाँ पे इस एंड के लिए देखें तो टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना रहता है, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी ज़ीरो करना रहता है ना। तो इसका टी डॉट वी ब्लॉक के लिए कितना आएगा, टी वी कॉस 37 आएगा, और इस मूविंग पॉइंट के लिए कितना आएगा, माइनस ऑफ टी इंटू 20 आएगा इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख लेंगे, टी तो गायब हो जाएगा, आपके पास v कॉस 37 4/5 माइनस 20 इक्वल टू 0।
सो वी आएगा आपके पास 20 इंटू 5/4, 5 टाइम्स, सो वी आ रहा है आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग? आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, आपको आंसर मिल रहा है अपना। यस, ओके, वेल। और भी क्वेश्चंस हैं जो हम देख सकते हैं, मेथड 1 से भी, मेथड 2 से भी। ठीक है, आपको होमवर्क में मिलेंगे वो क्वेश्चंस। फिलहाल मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसे बोलते हैं एटवुड मशीन। इट्स कॉल्ड एटवुड मशीन। एंड ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये आपको ध्यान भी रखना है। रिमेंबर द रिजल्ट्स, रिमेंबर रिजल्ट्स ऑफ दिस। इट्स अ सिंपल सिचुएशन having 2 blocks and a fixed pulley, 2 blocks and a fixed pulley। ठीक है, इन ब्लॉक्स के मासेस रेस्पेक्टिवली m1 एंड m2। ठीक है, एंड दिस पुली इज फिक्स्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक and acceleration of block, acceleration of blocks। ठीक है, तो देखिए, जैसे assume कर लेते हैं अपन, मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे assuming m1 greater than m2। तो लेट्स assume the variables। तो टेंशन यहाँ पे मैंने t मान ली, सेम स्ट्रिंग है, इसका भी एक्सेलरेशन a1 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन a2 मान लिया। ना यू कैन से यार a1 a2 क्यों मान रहे हैं अपन, इसका एक्सेलरेशन a1 माना तो m2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 आ जाएगा। आई एग्री विथ यू, डेफिनेटली इट्स अ वेरी बेसिक। पर एक से ज़्यादा भी स्ट्रिंग्स वगैरह कनेक्ट हो जाती है तो इतना ईजी नहीं होता ना बोलना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें ऐसा तो नहीं था कि 4m का एक्सेलरेशन जितना नीचे आया बाकी दोनों ब्लॉक्स का उतना ऊपर आ गया हो। ठीक है, तो हम एक फॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ आप मान सकते हो, अभी दिख भी जाएगा आपको। तो मैं सबसे पहले m1 का FPD बनाता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, m1g, यहाँ पे टेंशन, ये मेरे पास m2 फोर्स, m2g टेंशन, टेंशन हमेशा पुल करती है, एक्सेलरेशन a1, एक्सेलरेशन a2। तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, m1g माइनस t इक्वल टू m1a1, दिस इज़ वन इक्वेशन, m2g माइनस t इक्वल टू m2a2, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अननोन्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो अननोन्स कौन कौन है हमारे पास, t है, a1 है, a2 है। सो हाउ मेनी अननोन्स, 3 अननोन्स। ये मैथमेटिकल तरीका है किसी क्वेश्चन में जानने का कि यहाँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगेगा या नहीं लगेगा। तो अननोन की संख्या ज़्यादा आ रही है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगेगा, क्योंकि कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो मेथड 2 से कर लूँ, चलो ठीक है, मेथड 2 लगा रहा हूँ मैं। तो आप देख पा रहे हैं इसी डायग्राम से आप देख लीजिए कि टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसके लिए भी टेंशन एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0, दिस इज आई एम यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो माइनस ऑफ टी ए1 प्लस माइनस ऑफ टी ए2 इक्वल टू 0, टी उधर चला जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है, a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। बेसिकली क्या आ रहा है, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, इस केस में कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। अब a1 प्लस a2 ये मेरे लिए थर्ड इक्वेशन के जैसे काम करेगा। अब एज यूजुअल जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इक्वेशन 1 से बाई इक्वेशन 1 मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा। a1 क्या आएगा मेरे पास, g माइनस टी बाय m1, एंड बाय इक्वेशन 2 मैं a2 का वैल्यू निकालूंगा। a2 क्या आएगा मेरे पास, g माइनस टी बाय m2। सो नाउ आई विल पुट a1 a2 इन इक्वेशन 3। तो चेक व्हाट आई गेट, g माइनस टी बाय m1 प्लस g माइनस टी बाय m2 इक्वल टू 0। सो आई गेट 2g इज इक्वल टू t कॉमन 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। तो क्या आ रही है इक्वेशन मेरे पास, t ऊपर m2 प्लस m1 नीचे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2g।
तो जो टेंशन है वो कितनी आ रही है वो देखिए आप, 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आ रहा है। और अब आप इसे किसी में भी पुट कर दें, a1 या a2, तो चलो a1 निकाल लेता हूँ मैं, तो a1 है मेरे पास g माइनस 1/m1 इंटू टी विच इज़ 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, a1 इज इक्वल टू जी माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एलसीएम लीजिएगा इंटू जी। तो एलसीएम लेने पे मुझे a1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है m1g प्लस m2g माइनस 2m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप देखेंगे m1g माइनस m2g आ जाएगा, ये m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। अब m1 बढ़ा लिया है इसलिए m1 माइनस m2 आ रहा है, m2 बढ़ा लेते तो m2 माइनस m1 आता। सो एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। सॉल्व करने का तरीका तो आपको समझ में ही आ रहा है, F=ma की इक्वेशन बनानी है, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट रिमेंबर दिस, जो मैं फाइनली आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिमेंबर कि अगर एटवुड मशीन है तो आप टाइम नहीं देंगे, आप आराम से फटाफट रिजल्ट से ही लिख देंगे। सपोज आपके पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास m1 है, दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और अगर m1 बड़ा है m2 से तो m1 नीचे एक्सेलरेट करेगा, m2 उतने से ही ऊपर। पर ये ध्यान रखिए तभी ट्रू है जब ये पुली स्टेशनरी है, पुली मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो और इसमें टेंशन T है, तो आप यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखेंगे। एक तो टेंशन का वो आता है 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, और दूसरा एक्सेलरेशन बड़ा मास माइनस छोटा मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बोथ इंटू जी। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, एक एटवुड मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सो हियर आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। हियर दिस इज ए पुली, एक ब्लॉक है से सपोज 4 kg का, दूसरा ब्लॉक है लेट्स टेक इट 3 kgs, और मैंने पूछ लिया फाइंड टेंशंस, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ टेंशन T एज्यूम करेंगे, इसका एक्सेलरेशन A नीचे, इसका एक्सेलरेशन A ऊपर, सीधा फॉर्मूला। सो T क्या है मेरे पास, 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, और एक्सेलरेशन है बड़ा माइनस छोटा बाय समेशन इंटू जी। दिस आपको याद होना चाहिए। तो आप m1 की वैल्यू यहाँ पे बड़ा वाला मास रखिए 4, m2 की वैल्यू यहाँ पे 3, तो आपको जो टेंशन है वो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू जी। तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 24g/7। ये आपका आंसर आ जाएगा टेंशन के लिए। और एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 4 - 3/4 प्लस 3 इंटू जी, तो वो आ जाएगा आपके पास g/7। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। बाई चांस अगर उसने पूछा कि बताओ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, T' बताओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। T' ऊपर, T नीचे, पुली पर नेट फोर्स 0 लगता है, तो T' विल बी इक्वल टू 2T, and in this example T I got 24g/7, so it will become double of it, so 48g/7 if it is asked. You can do it. So this is what is a Atwood machine. आपको ये याद रखना है रिजल्ट। बट हाँ, अगर आपकी पुली मूविंग हुई, जैसे कि ये क्वेश्चन, सपोज हियर वी हैव 2 blocks,
let it off 2 kgs and 3 kgs. Okay, and I'm applying a force of say 50 newtons. Okay, so I'm asking find tension in string and accelerations of blocks. तो अब ये मत सोचिएगा, डोंट थिंक हियर कि ये 3 kg नीचे ए से आएगा, 2 kg ए से ऊपर जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस पुली इट सेल्फ इज एक्सेलरेटिंग. तो एटोड मशीन यूज सिर्फ कहाँ करनी है, जहाँ पे आपकी पुली मूविंग ना हो. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करोगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सॉल्व अपन कैसे करेंगे देखिए. तो अपन एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं, और पता नहीं कौन सा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं दोनों को एक ही डायरेक्शन में मान लेता हूँ. सपोज ये A1 है एक्सेलरेशन, ये A2 है, और पुली भी एक्सेलरेट कर रही होगी. तो मैं ये भी पूछ रहा हूँ आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड पुली दोनों निकालिए. चलो लेट्स मूव. सबसे पहले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर टेंशन T एज्यूम कर ली. तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं अपन रेस्पेक्टिव बॉडीज़ के. तो FBD पुली का, तो पुली पे ऊपर है 50 न्यूटन, नीचे T एंड T इट्स द सेम स्ट्रिंग. आपको पता है पुली भले ही एक्सेलरेट करे पर उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0, बिकॉज इट इज़ मासलेस पुली. तो आप उस आइडिया को यूज़ करके लिख सकते हैं 2T इक्वल टू 50, सो T इक्वल टू 25. एक आंसर तो आपको डायरेक्ट ही मिल गया. फिर दूसरा ब्लॉक 2 kg, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, यू नो mg लग रहा होगा, यू नो टेंशन लग रहा होगा ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर है. टेंशन आप निकाल चुके हैं 25. सो यू कैन ईजिली राइट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो 2a1 कम्स आउट टू बी 5. सो a1 कम्स आउट टू बी 5/2. अब a1 पॉजिटिव आया है, मतलब जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है वो सही है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. 3 kgs फ्री बॉडी डायग्राम, 30 mg लगा दिया, टेंशन विच इज़ 25 ओनली, एक्सेलरेशन आई हैव एज्यूम्ड अपवर्ड. लेट्स चेक कि ये क्या मिलता है हमें. तो इसके लिए मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ 25 अपोजिट 30 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इट इज़ -5 इक्वल टू 3a2. सो a2 कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 5/3. तो मैंने अपवर्ड एज्यूम किया है पर ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया. ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे निकाले. एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है स्टार्टिंग क्वेश्चन में, कि ये मेरी पुली है, अगर ये पुली एक्सेलरेट करती है AP से, ये इससे कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, और ये ब्लॉक्स रेस्पेक्टिवली एक्सेलरेट करते हैं A1 और A2 से, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकलती है AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2. बट ध्यान रहे इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको एक्सेलरेशंस सेम ही डायरेक्शन में लेने हैं. तीनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है. जब मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए दिया था तो वो तीनों नीचे की तरफ एज्यूम किए थे. ठीक है, अब एज यूजुअल पुट कर दीजिए. तो आपका जो AP है वो आपको पता करना है. A1 आपको मिला है 5/2. अब A2 को नेगेटिव ही रखिएगा, है ना, क्योंकि अपवर्ड में नेगेटिव आ रहा है अपना आंसर वहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2. तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, LCM लेने के बाद 6, और यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे रहेगा 10, डिवाइडेड बाय 2 नीचे है ही. तो मेरे पास जो AP है वो आएगा ऊपर 5 डिवाइडेड बाई 12. So this is what we get the answer for acceleration of pulley. So I have these answers. This is my answer. This is my answer. Now upward downward भी अपन assign कर सकते हैं. So finally for this question I have this answer here. Question ये था 50 Newton force in upward direction act हो रहा था. We were having two blocks of masses 2 kgs and masses 3 kgs respectively. So now accelerations what I got is acceleration of pulley I got positive, यानी ऊपर ही आया है.
आई एम नॉट सेइंग कि ऊपर पॉजिटिव है, आई एम सेइंग मैंने जिधर अज्यूम किया है वो अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो मेरी अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, मेरा आंसर नेगेटिव आया तो मेरी अज्यूम डायरेक्शन अपोजिट में है। तो मेरे ये आंसर पॉजिटिव आया था, कितना आया था, it was 5/2, so this acceleration is 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड अगर आप लिखोगे तो फिर पॉजिटिव लिखिएगा, सो इट इज़ 5/3 नीचे। एक रिजल्ट जो मैं आपको समझा रहा था कि एटवर्ड नहीं है, देखिए एक ब्लॉक 5/2 से ऊपर जा रहा है, दूसरा 5/3 से नीचे जा रहा है। ओके, दे आर नॉट सेम एक्सेलरेशंस। ओके, वेल टेंशन की वैल्यू 25 न्यूटन आई है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। राइट, तो एटवर्ड मशीन याद रखिएगा, और एटवर्ड कौन सी नहीं है ये भी याद रखिए कि जहाँ पुली एक्सेलरेट कर रही है वहाँ एटवर्ड के फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लेक्चर में, फिर अपन विल एंड दिस लेक्चर देन। सो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये एक पुली है, एंड दिस इज द अरेंजमेंट यू हैव। ये ब्लॉक can move here. This is block A. There is a pulley which is connected. There is one more pulley. This is the arrangement you are given with. This is connected. Now there is a platform. The platform is P. This is the question you have. All are massless pulleys. अब मैं बोल रहा हूँ कि if this block is going in this direction at 10 meter per second, find velocity of the platform at shown instant. वेल, कैन वी सॉल्व दिस? यस, मैं चाहूँगा कि हम इसे वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करें। दैट सीम्स ईजी टू अस। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या है? सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी। तो आपका इंट्यूशन बोलता है कि प्लेटफॉर्म नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक किधर की तरफ आ रहा है, दिस ब्लॉक इज कमिंग राइटवर्ड, तो ये नीचे आना चाहिए। आप गलती से ऊपर भी ले लिए तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वो बताएगा कि आपने जो एज्यूम किया है उसके अपोजिट जा रहा है। मैंने चलो नीचे ले लिया वीपी से। अब अगर ये मेरा प्लेटफॉर्म वीपी से नीचे जा रहा है, दिस पुली इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्लेटफॉर्म विद दिस स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग अपनी लेंथ चेंज नहीं कर सकती, इसलिए वो भी वीपी से जा रही होगी, ये भी वीपी से जा रही होगी। एनीवे, लेट्स कंसीडर द टेंशंस हियर। तो इस स्ट्रिंग में मैंने टेंशन टी एज्यूम की, इसमें भी टी आएगी, टी बिकॉज इट इज सेम स्ट्रिंग ऑल द वे। यहाँ कितनी आएगी? 2t। यहाँ कितनी आएगी? 2t। एकदम ओरल सा क्वेश्चन हो जाता है। अब आप देखिए, आपका ये ब्लॉक है A, जो इधर कितनी टेंशन रखता है? t, वेलोसिटी 10। ये आपका प्लेटफॉर्म है जो नीचे की तरफ वेलोसिटी vp रखता है, इसके ऊपर की तरफ दो टेंशंस लग रही हैं 2t एंड 2t। तो आपको क्या करना है? सिग्मा ऑफ t.v0 करना है, स्ट्रिंग कंस्टेंट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 10t पॉजिटिव आएगा, सेम डायरेक्शंस, यहाँ अपोजिट आएगा, सो इट विल बी माइनस ऑफ 4t vp इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल रहा है? vp की वैल्यू 10/4, और ये से 2.5। यस, सो आई थिंक नाउ यू कैन वेरी वेल यूज दिस आइडिया ऑफ स्ट्रिंग कंस्टेंट, कोई भी मेथड। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। इसके बाद आपको ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू बिकम मास्टर ऑफ यूजिंग दिस स्ट्रिंग कंस्टेंट्स। ओके, वेल, that's it for this lecture. Thank you.